तो स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की 9th क्लास की सेकंड चैप्टर है। क्लास 9th की ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर करवा दिए और ये हिस्ट्री की है। हिस्ट्री मतलब यहाँ पर से 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ये सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर पाइएगा, या तो इसको देख लीजिए वहाँ पर जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जो वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेस्ट में। यहाँ पर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद कैसे पनपा और रूसी क्रांति क्या है, इसके बारे में देखेंगे। टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का युग। पहले अध्याय में हम पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद यूरोप में फैलते जा रहा था। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में फैलते जा रहा था। स्वतंत्र समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में हम पढ़े थे। फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अमूल्य परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रधार कर दिया था। जैसे कि अब हम पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस के समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणी में बटा हुआ था। सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन और वर्ग और चर्चों पर नियंत्रण था। जैसे स्टेट बांटा था, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 करके बांटा था। तो क्या था कि जो आर्थिक और सामाजिक सत्ता कुलीन वर्ग और चर्चों पर नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना में बदलाव संभव दिखाई देने लगे थे और यूरोप और एशिया के सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण है, इस पर चर्चा छिड़ गई थी उस समय। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय डेरोजियो फ्रांस की क्रांति का महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोगों ने क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस पर कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों के एक नया रूप प्रदान करने का में योगदान दिया था। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। उस समय यूरोप में भी बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानते थे कि समाज में आमूल परिवर्तन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव माइंड के थे वह, और तो कुछ उदारवादी जो लिबरल थे, या आमूल परिवर्तनवादी जो रेडिकल थे, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब होता था, राजनीतिक इन धारणाओं में क्या फ़र्क थे, राजनीतिक इन धारणाओं में क्या फ़र्क था, कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल में और परिवेश में एक नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं सदी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे उनमें परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे समाज में रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। थोड़ा सा देखें, उदारवादी जिसको लिबरल कहते हैं, रेडिकल और रूढ़िवादी कंजर्वेटिव कहते हैं जिसको, ये सब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। समाज के परिवर्तन के समर्थक में समूह उदारवादी था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान और जगह मिले। शायद हम जानते हैं कि उस समय यूरोप के में प्रायः किसी एक धर्म का ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थन करती थी। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्तिगत मात्र अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे।
उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उनसे छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए था। यह समूह प्रतिनिधित्व का पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों को प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका और स्थापित किए गए कानून के आधार पर शासन कार्य चलाए। यह समूह लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक नहीं था, ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारकों का ही मिलनी चाहिए था। इसके विपरीत रेडिकल समूह वाले लोग थे। मतलब यहाँ पर है कि उदारवादी सोचते थे कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारी को ही मिलना चाहिए। रेडिकल समूह वाले ऐसा नहीं था, उस विपरीत थे। आबादी के बहुमत के समर्थक में के आधारित पर थे। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे और ये समूह नहीं थे। उदारवादी के विपरीत ये बड़े लोग बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। जो एक उदारवाद जो जमींदार उद्योगपति को एक तरह के विशेष अधिकार मिला था, उसके खिलाफ थे कौन? रेडिकल लोग। इस तरह के वे निजी संपत्ति के विरोध नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के केंद्रित का विरोध थे। जो रेडिकल था निजी संपत्ति के विरोध में नहीं था, जो कुछ लोगों के पास जो केंद्रीय मतलब निजी संपत्ति केंद्रित था उसके विरोध थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों इसके खिलाफ में था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी ही बदलाव की जरूरत स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों को विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सामना किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, केवल प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई पैदा राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विधियों और विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में फ्रांसीसी कृषि क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमा और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अब देखते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग के घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था कि जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण में औरतें, आदमी और बच्चों सबके कारखाने में ला दिया। कामों के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर में तेजी से बसने और फैले जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने का कोशिश कर रहे थे। ये देख सकते फिगर में 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन में गरीब की दशा के उस समय एक व्यक्ति की दृष्टि है। लंदन के गरीब की दशा का लगभग सभी उद्यमी व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इन व्यवस्था पर भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाली विशेषाधिकार के विरुद्ध थे।
व्यक्तिगत प्रयास और श्रम उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इस कारण 19वीं सदी के शुरुआत में के दशक में ही समाज परिवर्तन के इच्छुक में बहुत सारे लोग कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी रेडिकल समूह की पार्टियों में इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी उदारवादी रेडिकल आंदोलनकारी के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे थे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों का स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़नी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत के सहित दुनिया भर में के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। यूरोप में जब समाजवाद आया, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद की थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोग का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरुद्ध थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति को निजी स्वामित्व की व्यवस्था से सारी समस्या की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोग के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरे को रोजगार भी मिलती है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्ताधिकार व्यक्ति को सिर्फ फायदे से ही मतलब रहता है और उनके बारे में नहीं सोचता है जो उसकी संपत्ति की उत्पादनशीलता बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवाद इस तरह के बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य का एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि था। कुछ समाजवादी को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड में जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 में इंडियन अमेरिकन में नया समन्वय या न्यू हार्मोनी के नाम पर एक नए तरह के समुदाय रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत सारे सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेत को बढ़ावा दे और उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 तक थे। वह चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। वही कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दशा के नए तर्क पेश किए थे। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्री में लगी पूंजी और पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरी की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी संपत्ति इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति के आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त कराने के लिए
मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण तो स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को समाजवादी जो कम्युनिस्ट समाज नाम दिया। मार्क्स को साम्यवादी जो कम्युनिस्ट समाज नाम दिया था। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष की जीत अंततः मजदूरों को ही होगी और उसकी राय में कम्युनिस्ट समाज की भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के समर्थन के लिए समर्थन 1870 दशक आते आते समाजवादी विचार पूरी यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों के सबने लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाए। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर अपने जीवन और कार्य शक्तियों में सुधार लाने के लिए एक संगठन बनाना शुरू कर दिया। संगठन के समय अपने संस्था को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों के कोष स्थापित किए और कामों के घंटे में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। संसदीय चुनाव में वे पार्टी की भी मदद करते थे और इन संगठनों में काफ़ी गहरे संसदीय चुनाव में वे पार्टी को भी मदद करते थे। और 1905 ईस्वी में तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक पार्टी बनाया था। कब 1905 ईस्वी में ब्रिटेन के समाजवादियों ने के ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने एक लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का नाम ऐसे ही एक पार्टी के नाम पर ऐसे ही एक पार्टी का गठन किया था। फ्रांस के सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक ऐसे पार्टी का गठन किया था। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं ही सरकार से बनने का कामयाब नहीं हुआ। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। संसद के राजनीतिक में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे और उन्होंने कानून बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, मगर सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का भी दबदबा बना रहा था। चित्र 2 में इस चित्र में देख सकते हैं पेरिस के कम्यून 1871 का चित्र है। इस चित्र में मार्च 1871 में बिछ हुई जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह ऐसा दौर था जहां पेरिस के नगर परिषद पर मजदूरों और आम लोग, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार की कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार के नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों में ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति के पुनर्पीठित के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून के 2 और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना में हुआ था। कम्युनार्डो ने अपने लिए यही झंडा चुना था। मार्सेयर्स के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया था, उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 के युद्ध के रूप में लिखा था। अब यहाँ देखेंगे रूसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा। यूरोप में पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया था। 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादी ने कब्जा कर लिया था। फरवरी 1970 में राजशाही के पतन के अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जो 1917 में राजशाही का पतन हुआ था उसको अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। रूसी साम्राज्यवाद 1914 ईस्वी के बारे में देखते हैं। जब 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्यवाद पर 4 निकोलस II के शासन था। मास्को
के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज के फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्यवाद के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया के राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले में से थे। ऐसे लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंटी, मुस्लिम और बौद्ध शामिल थे। 1914 में यूरोपी देखते यूरोप का मानचित्र ऐसे था। यहाँ पर देख सकते केंद्रीय शक्ति ये था। मित्र शक्ति ये सब देश मित्र शक्ति था। तटीय राज, कोस्टल राज, ये तटीय राज था, ये सब कोस्टल राज था। ये सब देखते हैं 1914 की यूरोपीय मानचित्र। अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में देखते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में ही रूस की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। इसी समाज में लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप में किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी लगभग 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थे। रूसी साम्राज्यवादी के किसान अपनी ज़रूरत के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पाद कारीगरों ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 दशक तक चालू हुए थे। जब तक रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, उसी समय रूसी उद्योग में विदेश निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। इन कारकों के चलते ही सालों में रूस की कोयला उत्पादन दोगुना हो चुका था। स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो चुकी थी और 1900 ईस्वी तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाना मजदूर की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति थे और मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहे थे। काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में कामयाब नहीं थे। कारीगर की इकाइयाँ और वर्कशॉप में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींची जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूर के रहने के लिए कमरों के से लेकर डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए रहे हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते। उनको काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत तो रहती है। 1914 ईस्वी में फैक्ट्री के मजदूर में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूर के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे की 3/4 तक महिला को मिलता था। पुरुष के बीच मौजूद फासला इन पहनावा और व्यवहारों में भी काफ़ी दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिक से कोई शिकायत होती तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल कर भी देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई है।
देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों और राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली थी वह लोकप्रिय की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटिश के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों को जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। बधुआ वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह जमींदारों की हत्या भी की जाती थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही घटनाएं घटने लगी थी। रूसी किसान यूरोप में बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाजा से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन अपने कम्युनियों ने जो मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों की ज़मीन बांटता था। रूस में समाजवाद देखते हैं। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थे। मार्क्स के विचार को मानने वाले समाजवादी 1998 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, सामाजिक लोकतांत्रिक सामरिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूर को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादी को लगता था कि रूसी किसान की तरह समय पर जमीन बांटते हैं और उसे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस के मजदूर नहीं बल्कि किसान भी क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएंगे। 19वीं सदी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्हें सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी सामाजिक क्रांति पार्टी का गठन कर दिया और इस पार्टी ने किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक सोशल डेमोक्रेटिक सामाजिक क्रांति के सहमत नहीं था, लेकिन मानना था कि किसान एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपतियाँ थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते हुए सभी समाज के आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी के गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर जैसे लेनिन जैसे बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार जो राजा है सहित रूस को जैसे दमनकारी समाज की पार्टी के अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और उसमें सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशोविक मानता था कि पार्टी को सभी की सदस्यता दी जाना चाहिए था। जब उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति देखते हैं, जब उस समय उथल पुथल हुआ था, रूस पर निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासक के विपरीत 20वीं सदी के शुरुआती में ही जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 ईस्वी की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसान और मजदूर के बीच काफ़ी काम किया।
रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जिदीदियों मुस्लिम बहुलक इलाकों का समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन से 20% तक की गिरावट आ गई थी। उसी समय मजदूर संगठन की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई थी। 1904 में भी गठित कई असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स जो रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों के पित्युलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरियां से हटा दिया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया और अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 110,000 से ज़्यादा मजदूर 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि की और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान पादरी गोपेन के नेतृत्व में मजदूरों के एक जुलूस विंटर पैलेस जो जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसेक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 से घायल हुए। इतिहास की इस घटना की खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 में क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगे थे। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव के विरोध में करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं को बहिष्कार करने लगे थे। विश्वविद्यालय को भी बंद कर दिए गए थे। वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। यहाँ थोड़ा सा कुछ स्रोत है, ये सब फिगर देख सकते हैं। युद्ध से पहले सेंट पीटर्स में बेरोजगार किसान थे, लोग धर्म लंगरों में खाना खाते थे। ये थोड़ा सा फिगर सब है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्रांति पूर्व रूसी की एक डॉर्मिट में बने बंकर में सोते मजदूर है। स्रोत उस समय समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर साल्पिनोक्स वक्त से पता चला कि बैठक में कैसे आयोजित किया जाता है ये सब देख लीजिएगा। थोड़ा कुछ नए शब्द जैसे निरंकुश शासन, राजशाही, राजा के बिना रोक टोक शासन, जिद्दी, रूसी समाज के सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, वास्तविक वेतन। यह बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति को वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूर की बहुत सारी ट्रेड यूनियन, फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में रहे। 1905 के बाद ज़्यादातर कमेटी यूनियन अनधिकृत काम करने लगे थे क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई थी। जार ने पहला ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनर्वाचित द्वारा ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया गया था। वह किसी तरह के जवाबदेही था या अपनी सत्ता पर किसी तरह के अंकुश नहीं चाहता था। उन्होंने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरे ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारों के बाहर रखा गया। पहला विश्व युद्ध और साम्राज्यवाद देखेंगे। पहला विश्व युद्ध और साम्राज्यवाद, रूसी साम्राज्य पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य देखेंगे। 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। तो एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्ति से, दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, जो बाद में इटली और रोमानिया इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे।
लेकिन यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध का माहौल विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला था। जनता ने जार का साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा और खिंचता गया तो जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जनसमर्थन कम होने लगा था और जर्मनी विरोध भावनाएं दिनों दिन बलवाती होने लगी थी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण लोग सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी का नाम था और जरीना जो जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकार और ख़ास तौर पर रासपुतिन नाम के एक सन्यासी राजशाही उनके लोकप्रिय बना दी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रहे लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न था। पश्चिम के किसान पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चों पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय में रूसी का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी ऑस्ट्रिया में रूस सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। 1917 ईस्वी तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश के रूप में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। इस हालत में सरकार और जार दोनों लोग को अलोकप्रिय बना दिया और सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। ये देख सकते हैं कि विश्व युद्ध से पहले के दौरान रूसी सिपाही हालत कैसा था। युद्ध में उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा था। रूस में अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी उद्योगियों सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी थी। अच्छी सेहत वाले मर्दों का भी युद्ध में झोंक दिया गया था। देश भर के मजदूर की कमी पड़ने लगी थी। जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगे थे। ज़्यादातर अनाज सैनिकों के पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेज दिया जाने लगा था। शहरों में रहने वाले लोग के लिए रोटी और आटे का किल्लत पैदा हो गई थी। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकान पर अक्सर दंगे होने लगे थे। अब यहाँ से तीसरा खंड है पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति। अब वीडियो को क्या करते हैं ना, चैप्टर को बांट देते हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति।